दोस्तों, आज हम पॉलिटी में पंचायती राज और नगरीय स्वशासन संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लगभग इन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग सारे कवर किए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पंचायती राज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो स्थानीय महत्व के मुद्दों को निर्णय के लिए उस स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सौंपा जाना चाहिए। जब हम किसी योजना का संचालन केंद्र स्तर पर करते हैं तो वो प्रत्येक गांव, प्रत्येक परिवार तक पहुंच सके, इसके लिए जो है गांव स्तर पर अगर प्रयास किया जाए तो यह सफल हो सकता है। अगर अन्यथा केंद्र स्तर से प्रत्येक गांव, प्रत्येक व्यक्ति तक जिसको उसकी ज़रूरत है उस योजना तक पहुंचाना असंभव है। तो इसलिए जो है गांव स्तर पर पंचायती राज तथा शहर स्तर पर नगरीय स्वशासन संस्थाएं जो हैं शुरू की गई। इसके लिए देख लेते हैं इसका विकास कैसे कैसे हुआ। स्वतंत्रता से पहले से ही इसका विकास शुरू हो गया था। तो इसमें सबसे पहले 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1919 में प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई। प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई। विधायी शक्ति जो है सुरक्षित, मतलब जो दोहरा शासन था उसमें जो विधायी शक्ति थी उसमें दो भागों में उनको बांटा, एक तो सुरक्षित और एक हस्तांतरित। तो स्थानीय स्वशासन जो है कानून बनाने की शक्ति प्रांतीय विधायकों को दी गई। जो प्रांतीय राज्य विधायकों था उनको दी गई कानून बनाने की स्थानीय स्वशासन पर। तो इन दोहरे शासन में दो उसमें भागों में बांटा था इसको, सुरक्षित और हस्तांतरित। अब बात करते हैं संविधान लागू होने के बाद। संविधान लागू होने के बाद जो है एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। इसमें जनता की सीधी भागीदारी न मिलने के कारण ये असफल रहा। तो जनता की इसमें भागीदारी नहीं मिली तो ये है असफल हो गया। सर्वप्रथम जो है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के समिति की रिपोर्ट के बाद जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। कहाँ पे लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर जवाहरलाल नेहरू जी ने नागौर राजस्थान से त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसके 9 दिन बाद ही आंध्र प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू किया गया। तो जो ये बलवंत राय मेहता समिति थी इनकी सिफारिश पर ही पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत, सबसे छोटा ग्राम पंचायत, उससे बड़ा ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और सबसे बड़ा है जिला परिषद। तो जो 3 स्तर में इसको बांटा गया। गठन इसका जनवरी 1957 में हुआ। रिपोर्ट इन्होंने नवंबर 1957 में दी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी। तो पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने त्रिस्तरीय माना था। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था का इन्हें शिल्पीकार, वास्तुकार भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के समिति की रिपोर्ट के बाद जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। अब बात कर लेते हैं, अगली है सादी कली समिति। जब राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी थी तो उसमें जो कुछ कमियां थी उनको दूर करने के लिए सादी कली समिति का गठन किया गया 1964 में। इन्होंने भी बताया कि जनता की भागीदारी का अभाव होने के कारण यह है जो है इनमें कमियां आ रही हैं, क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी नहीं मिल रही। अब बात करते हैं प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। विकास कार्य जिलाधीश से लेकर जिला परिषद को सौंपे जाने चाहिए। जो त्रिस्तरीय व्यवस्था का सबसे बड़ा भाग है जिला परिषद, उसको जो है जिलाधीश से लेकर विकास कार्यों का कार्य उसको सौंपा जाना चाहिए। तो ये प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था 1966 में। अब बात करते हैं कि पंचायती राज से जो अशोक मेहता समिति है, ये पूछा जाता है कि कौन सी समिति किससे संबंधित है। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये भी 1977 में इसका गठन हुआ, 12 दिसंबर 1977 को, और रिपोर्ट दी इन्होंने अगस्त 1978 को। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रिपोर्ट इन्होंने कब दी। तो इन्होंने कहा था कि त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय हो, एक तो मंडल पंचायत और एक जिला परिषद। कार्यकाल भी इन्होंने कहा कि 4 वर्ष हो। न्याय पंचायतों का गठन हो। SC/ST को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए। चुनाव जो है वो दलगत आधार पर हो।
और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ये अशोक मेहता समिति की सिफारिश थी। इसी क्रम में आगे संविधान संशोधन निजी विधेयक हुआ एक 1978 में। इसके अकॉर्डिंग भाग 9 जोड़ा जाए, उसे स्थानीय शासन नाम दिया गया, मतलब भाग 9 जोड़ दिया गया इसके अकॉर्डिंग। और त्रिस्तरीय की बात की थी इन्होंने भी, परिषद, प्रादेशिक परिषद और जिला परिषद। जो अगली बात करते हैं, जीवी के राव समिति 1985, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। इन्होंने कहा था कि ग्रामीण विकास निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया जाए। इन्होंने 4 स्तरीय ढांचे की बात कही थी, ग्राम, खंड, जिला और राज्य विकास परिषद। इन्होंने राज्य विकास परिषद को अलग से जोड़ने की बात कही थी। अगली है एलम सिंधवी समिति या लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, जो है 1986 में इसका गठन हुआ। तो इन चारों का जो गठन, जो ये समिति है, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977 और जीवी के राव समिति 1985 और लक्ष्मीमल सिंधवी समिति 1986, इनका क्रम भी कभी कभी पूछा जाता है और ये कब कब गठित हुई और इन्होंने क्या क्या अपनी अपनी रिपोर्ट में कहा। तो लक्ष्मीमल सिंधवी समिति जो थी, इन्होंने कहा कि दलगत व्यवस्था को न अपनाया जाए, पंचायती राज अधिकरण, एक पंचायती राज अधिकरण की व्यवस्था की जाए जिसमें पंचायती राज से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए पंचायती राज अधिकरण की व्यवस्था की जाए। राज्य वित्तीय आयोग का गठन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव की जिम्मेदारी राज्य मुख्य निर्वाचन आयोग को सौंपी जाए। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किसने मांग की थी, एलम सिंधवी समिति 1986। पीके थुंगन समिति जो अगली है, जिलाधीश को जिला परिषद का सीईओ मतलब मुख्य अधिकारी बनाया जाए, 5 साल का कार्यकाल हो, मतलब पंचायतों का कार्यकाल 5 साल तक हो। अब बात करते हैं कि गांव स्तर पे पंचायतों को, अब शहर स्तर पर स्थानीय स्वशासन जो है वो गांव स्तर पर पंचायती राज कहलाता है और शहरी स्तर पर नगरीय स्वशासन कहलाता है। प्राचीन काल में भी मनुस्मृति, महाभारत, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है नगरीय स्वशासन व्यवस्था आपको दिखाई देती है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक नगरीय व्यवस्था थी, सड़कें जो है समकोण पर काटती थी और जो नालियाँ थी उनके किनारे बनी हुई थी, मतलब नगरीय व्यवस्था, सुदृढ़ नगरीय व्यवस्था थी। 1687-88 में भारत का पहला नगर निगम चेन्नई मद्रास, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। 1726 में मुंबई कोलकाता को नगर निगम स्थापित किया गया। 1882 में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा जो है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा गया, लॉर्ड रिपन को। एक 1870 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी एग्जाम में पूछा गया है, 1870 में लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण के संबंध में जो है कहा था, वित्तीय विकेंद्रीकरण की व्यवस्था शुरू की थी। 1870 में किसने की थी, लॉर्ड मेयो ने। अभी हाल ही में उत्तराखंड के एग्जाम में इसको पूछा गया है। अब पंचायती राज और नगरीय स्वशासन को देख लेते हैं। ये गांव में होता है, ये शहर में। इसमें सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत, उससे बड़ा क्षेत्र पंचायत और सबसे बड़ा होता है जिला पंचायत। इसमें नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। नगर पंचायत सबसे छोटा और नगर निगम सबसे बड़ा होता है। अब बात करते हैं कि इनको पंचायती राज व्यवस्था को कैसे जोड़ा। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को हुआ। उसके अकॉर्डिंग 243 से 243 ले और अंग्रेजी में बात करें तो 243 से ओ तक जो है अनुच्छेद जोड़े गए थे। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय का उल्लेख है और भाग 9 जोड़ा गया। अब स्थानीय नगर स्वशासन की बात करें तो 74वां संविधान संशोधन था स्थानीय नगर स्वशासन से संबंधित, 1 जून 1993 से इसको लागू किया गया। इसमें जो है आर्टिकल 243 तय या अंग्रेजी में पी से 243 ये 6 या जेड जी तक जोड़े गए। ये हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 18 विषयों का उल्लेख किया गया इसमें और भाग 9 का कै जोड़ा गया, भाग 9 का कै। अब बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति 20 अप्रैल 1993 को मिली। लागू ये 24 अप्रैल 1993 को हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि उत्तराखंड में 4 अप्रैल 2016 को पंचायती राज अधिनियम आया था, यहाँ पे 4 अप्रैल को मनाया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर 24 अप्रैल को। भाग जो है भाग 9 जोड़ा गया था, अनुच्छेद 243 से 243 ल तक अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। विषय जो है 29 विषय प्रदान किए गए थे। अब पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद हैं वो देख लेते हैं।
आर्टिकल 243 में परिभाषाएं बताई गई हैं, पंचायतों की परिभाषाएं कि क्या सी पंचायत होती हैं। 243 के क्या में इन्हें ट्रिक से ही बताऊंगा मैं कैसे याद करना है। 243 ए तो ग्राम सभा, सभा के अंत में क्या रहा है ए, तो ग्राम सभा। 243 के ए से संबंधित है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के बारे में देख लेते हैं। गांव या गांव का समूह होगा जिसमें जो व्यक्ति है उनकी एक मतदाता सूची होगी, राज्यपाल द्वारा अधिसूचित होगा। मतलब किसी भी ग्राम सभा को तभी ग्राम सभा कहा जाएगा जब उसमें ये कंडीशन होंगी। तो ये 243 के ए से क्या है ग्राम सभा आ रहा है लास्ट में, तो ग्राम सभा हो गया। अब बात करते हैं 243 का बी। बी से मतलब बनाना क्या, गठन करना, पंचायतों का गठन करना, मतलब पंचायतों को बनाना, पंचायतों को गठन करना। तो इस तरीके से याद रखना। त्रिस्तरीय होते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। पंचायतों का गठन होता है किस बेस पे है, कितनी जनसंख्या पर बनती हैं, उसमें इस वाले आर्टिकल में उसका जिक्र किया गया है कि पंचायतों का गठन कैसे कैसे करते हैं। अब बात करते हैं सी। 243 का सी मतलब कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना। इस तरीके से याद रखना है, पंचायतों की संरचना जो हो गई कंस्ट्रक्शन हो गई। तो कंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं हम। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। ग्राम का मुखिया होता है प्रधान, मुखिया या सरपंच कहलाता है। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख कहलाता है, और जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष या जिला चेयरमैन। इसका प्रत्यक्ष होता है चुनाव, क्योंकि गांव स्तर पर जो है प्रधान को गांव मतलब गांव की जो जनता है वो चुनती है, जबकि क्षेत्र प्रमुख जो ब्लॉक प्रमुख है उसको अप्रत्यक्ष होता है। उसमें जो है प्रत्येक गांव से सदस्य चुन के आते हैं, और वे सदस्य जो हैं उसको ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। मतलब जो चुनाव जनता के द्वारा होता है उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, और जो जनता के द्वारा नहीं होता उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो इसमें जनता द्वारा सदस्य चुने जाते हैं, ना कि अध्यक्ष। तो इसलिए जो अगर ये जो ब्लॉक प्रमुख है ये सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, इसलिए इसका चुनाव अप्रत्यक्ष है। इसी प्रकार जो है अप्रत्यक्ष होता है इसका जिलाध्यक्ष का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि इसमें जिला पंचायत के जो सदस्य हैं वो जनता से चुन के जाते हैं और वो जिलाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। आगे बात करते हैं डी, पंचायतों में आरक्षण। आरक्षण मतलब जैसे डी मतलब दबे या कमज़ोर लोग जो हैं, पंचायतों में आरक्षण, इस तरीके से इसको याद रखना। तो वो दो प्रकार से होता है, एक तो स्थानों का आरक्षण और एक होता है पदों का आरक्षण। स्थानों का आरक्षण जो है SC ST का जनसंख्या के आधार पर होगा। महिलाओं का 1/3 मतलब 1/3 आरक्षण है, लेकिन जो है उत्तराखंड में इसको 50% किया गया है। OBC जो है OBC को आरक्षण देना विधानमंडल के विवेक पर निर्भर करता है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य उपबंध नहीं किया गया है 73वें संविधान संशोधन में कि OBC को आरक्षण दिया जाए पंचायतों में। अब बात करते हैं पदों का आरक्षण। वो विधानमंडल पर आधारित है कि किस प्रकार पदों का मतलब किस प्रकार पदों में आरक्षण देना है। अब बात करते हैं ई मतलब अवधि। पंचायत अवधि मतलब ई से ईयर, ईयर माने अवधि, मतलब इस प्रकार से याद रखना पंचायतों की अवधि 5 वर्षों के लिए होती है। अगर पंचायतों का विघटन 5 वर्ष से पहले हो जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराने जरूरी है, और ये चुनाव जो है शेष समय के लिए होंगे, ना कि अगली पंचवर्षीय योजना के लिए वे नहीं होंगे। सिर्फ उसी जो समय रह रहा है उसी के लिए चुनाव कराए जाएंगे। तो ये पंचायतों की अवधि हो गई। ये ई से 243 ई में इसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं 243 आर्टिकल का एफ। इसमें जैसे एफ माने फेलियर, इस तरीके से याद रखना फेलियर। तो सदस्य के लिए क्या निर्भरताएं होंगी, मतलब कि मतलब जो उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो वो सदस्य बनने के लिए अहर हो। तो उसके अंदर जो है न्यूनतम 21 वर्ष, मतलब एक जो विधान सभा है विधान मंडल है उसमें जो विधायक का इलेक्शन होता है उसमें जो भी चीज़ें मांगी जाती हैं बस उसका एक ही अपवाद है, उसमें 25 साल एज मांगी जाती है, लेकिन इसमें 21 साल एज मांगी जाती है। बाकी जो शेष विधानमंडल की सदस्यता के लिए है वो शेष इसमें भी सदस्यता लागू होती है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। जो अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी जरूरी है। अब बात करते हैं 243 जी, पंचायतों की शक्ति। तो जी से मतलब ग्रेटेस्ट, मतलब पावर, इस तरीके महानता। तो जी से जो है इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं याद रखने के लिए। जी से शक्ति मतलब ग्रेटेस्ट, महान, कोई अगर किसी के पास शक्ति होगी तभी वो महान होगा। तो ये पंचायतों की शक्ति जैसे गांव के विकास के संबंधी योजनाओं व नीति बनानी, मतलब पंचायतों को क्या क्या शक्ति प्रदान की गई हैं कि पंचायतों का क्या क्या रोल है, इस प्रकार से उन्हें कुछ शक्ति और उत्तरदायित्व दिए गए हैं।
अब बात करते हैं आगे। एच 243 एच और आई और जे, ये तीनों आर्टिकल जो हैं 243 के, ये पंचायतों की वित्तीय संबंधी व्यवस्था है। जैसे एच में पंचायतों द्वारा जो कर अध्यारोपित किए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। 243 के आई में वित्तीय आयोग का गठन किया गया है। 243 में जे में पंचायतों के जो लेखाओं की संपरीक्षा है, मतलब पंचायतों ने क्या क्या कार्य किए, अब मतलब कहाँ कहाँ धन खर्च किया, उनकी जांच विधानमंडल कर सकता है। तो ये तीनों जो आर्टिकल हैं ये पंचायतों की वित्तीय संबंधी व्यवस्था से संबंधित है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? एच से होता है हाथ, हाथ जो है, हाथ कर को भी कहते हैं, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। एच से हाथ और हाथ से होता है कर भी, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। पंचायतों द्वारा जो कर अध्यारोपित किया जाता है वो किस में होता है? एच में, तो 243 के एच में। आई से, आई से होती है इनकम, इनकम, तो इनकम कमीशन हो गया, मतलब वित्तीय आयोग जो हो गया, फाइनेंस कमीशन होता है। वैसे आई से इनकम से, आई से याद रख सकते हैं, मतलब आय, आय किससे होती है? राज्य वित्तीय, वित्तीय आयोग संबंधी, इस तरीके से रिलेटेड याद रख सकते हैं। जे से जांच, मतलब जांच करना, जे से जांच करना, तो पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, मतलब जांच भी हो सकती है। कौन कर सकता है? विधानमंडल। विधानमंडल पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा संबंधी उपबंध बनाए, मतलब कोई ऐसे उपबंध बनाएगा, कोई अधिकारी नियुक्त करेगा कि जांच करे कि पंचायतों ने जो धन वित्तीय दिया गया था उसको कहाँ कहाँ खर्च किया। तो ये जो तीनों आर्टिकल हैं इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब राज्य वित्तीय आयोग के बारे में देख लेते हैं। जब 73वां संविधान संशोधन 1992 वाला, जब 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया था, तो उसके बाद ये कहा गया था कि जो इसके एक वर्ष के भीतर एक राज्य वित्तीय आयोग का गठन करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल जो है एक राज्य वित्तीय आयोग का गठन करेंगे। उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्तीय आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये इसमें 73वें संविधान संशोधन में कहा गया था। और राज्य वित्तीय आयोग किससे गठित होता है? 243 आई से। राज्यों की पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा, कि मतलब कि किस पंचायतों को कितने वित्तीय की आवश्यकता है, कहाँ उसको खर्च करना चाहिए, सारी जो इन चीज़ों की समीक्षा कौन करेगा? राज्य वित्तीय आयोग। और अपनी रिपोर्ट जो है राज्यपाल को सौंपेगा कि कितने वित्तीय की आवश्यकता पंचायतों को है, उसके बारे में जो है सरकार को अवगत कराया जाएगा इसके बारे में। कर राजस्व का कितना हिस्सा पंचायतों को दिया जाना चाहिए, ये भी वित्तीय आयोग का कार्य है, कि जो कर राजस्व है, कितना कर प्राप्त हो रहा है, उसको कितना हिस्सा जो है देना चाहिए पंचायतों को। बात कर लेते हैं 243 के मतलब पंचायतों के से इस तरीके से याद रखना, पंचायतों के लिए चुनाव, पंचायतों के लिए चुनाव। तो विधान मंडल को चुनाव संबंधी उपबंध विधि द्वारा बना सकते हैं, और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। जो राज्यों के चुनाव होते हैं उसके संचालित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। और विधानमंडल को चुनाव संबंधी उपबंध विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। तो 243 के से क्या है? पंचायतों के लिए चुनाव। अब बात करते हैं एल से। 243 एल, एल से मतलब लागू होना, तो ये आ गया लागू होना। तो संघ राज्य क्षेत्रों में पर इन प्रावधानों को लागू होना, मतलब जो है कुछ जो संघ राज्य क्षेत्र है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, उनमें कुछ परिवर्तन करके भी इनको लागू किया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति है, कुछ परिवर्तन करके लागू इनको कर सकता है। अब बात करते हैं एम। एम से मतलब मना करना, मतलब कुछ जगह पर लागू ना करना। एम से मतलब मना करना। इस भाग कुछ क्षेत्रों पर लागू न होना, जो 73वां पंचायती राज संशोधन अधिनियम है, ये कुछ भागों पर लागू नहीं होता। कौन कौन से पे नहीं होता? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर के कुछ क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत, और दिल्ली। दिल्ली में ये जो है, इन जो क्षेत्र मैंने बताए हैं इनमें ये पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, इनमें ये लागू नहीं हुई है। तो इस भाग में 243 के एम में यही कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों पर ये लागू नहीं होगा। एम से मतलब मना करना, कि नहीं होगा लागू। अब बात करते हैं एन, जो विद्यमान विधियों तथा पंचायतों को बने रहना। जैसे 73वां संविधान संशोधन 1993 में आया, लेकिन उससे पहले भी किसी न किसी विधि से तो संचालन हो रहा होगा। राज्यों में कुछ विधियां बनाई गई होंगी उनकी खुद की, जिनसे पंचायतों जैसे संबंधी कार्य हो रहे होंगे। तो उसमें यही बताया गया है कि 243 का एन निरंतर, एन से क्या है? निरंतर बने रहना। अगर वे पंचायती राज संशोधन अधिनियम से जो है संगत है, मतलब उसकी तरह हैं, तो वे बने रहेंगे। अगर उससे असंगत हैं तो उनको हटा के उसकी जगह पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू की जाएगी। यही इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर संगत है तो वो वाला जो पहला इन्होंने कानून बना रखा किसी भी राज्य ने, तो वो चलता रहेगा। अगर मतलब पंचायती राज संशोधन अधिनियम जो है, मतलब सॉरी 73वां संशोधन जो है, अगर उससे असंगत है तो 1 वर्ष के भीतर उसे समाप्त करके
इसकी जगह ये 73वां संविधान संशोधन लागू करना पड़ेगा। तो ये इसमें एन में बताया गया है। अब बात करते हैं 243 का ओ। 243 का ओ क्या है कि न्यायालय का हस्तक्षेप। ठीक है, ओ में क्या है, न्यायालय का हस्तक्षेप। तो कुछ मामलों पर न्यायालय में प्रश्नगत नहीं है, जैसे विधि, निर्वाचन क्षेत्र, परिसीमन, स्थान आवंटन, मतलब किस क्षेत्र को कितने स्थान दिए हैं, और कुछ निर्वाचन क्षेत्र हैं कि कितनी सीटें वहाँ पे प्रदान करनी है, तो कि एक उसके विधानसभा के अंदर कितने गांवों को रखना है। तो इन चीज़ों को जो है हम न्यायालय में नहीं ले जा सकते, इन मुद्दों को हम न्यायालय में नहीं ले जा सकते। वही 243 के ओ में बताया गया है। तो ये जो 243 आर्टिकल है, इसके जितने भी अनुच्छेद ये जोड़े गए हैं, उसको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है, अच्छे से पढ़ लें। अब बात करते हैं अनिवार्य तथा विवेकाधीन उपबंध। मतलब जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है, उसमें कुछ चीज़ें तो अनिवार्य हैं कि लागू करनी ही पड़ेंगी प्रत्येक राज्य को। कुछ जो है उनके ऊपर विवेकाधीन है, मतलब वो लागू करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो वो देख लेते हैं अनिवार्य क्या क्या है। कि ग्राम सभा का गठन करना ही होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, गाँव के स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, और पंचायत और जिला स्तर पर क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे, जो मैंने पीछे बताया है। SC ST जनसंख्या को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देना ही पड़ेगा। महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण तो जरूरी है, उससे ज़्यादा दे सकते हैं। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। अब बात करते हैं 5 वर्षों का कार्यकाल। 5 वर्षों का कार्यकाल जरूरी है, और विघटन होने पर 6 माह में चुनाव कराने जरूरी हैं। 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन होगा, ये भी अभी एक पीछे बताया है। चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होना जरूरी है। तो ये तो अनिवार्य उपबंध है जो प्रत्येक राज्य को मानने पड़ेंगे, जो भी इसको लागू करता है। अब बात करते हैं विवेकाधीन। जैसे विधायकों सांसदों को पंचायतों में सदस्यता दें, तो वो विधानमंडल के ऊपर निर्भर करता है। OBC को आरक्षण क्या है, ये भी जरूरी नहीं है, अगर कोई राज्य अपना देना चाहे तो दे सकता है। महिलाओं को 1/3 से ऊपर आरक्षण, 1/3 जरूरी है, उससे ऊपर अगर कोई राज्य देना चाहे तो दे सकता है, नहीं है तो नहीं भी दे सकता है। करारोपण की शक्ति, इसमें भी कि कर किस प्रकार निर्धारित करने हैं, ये भी विधानमंडल के पर निर्धारित करता है। जो राज्य का विधानमंडल है उस पर निर्धारित करता है वो किस प्रकार कर अध्यारोपित करता है। तो ये जो है, ये तथ्य जो है विवेकाधीन है कि ये मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। अब बात करते हैं कुछ विशेषताएं हैं। जैसे केरल है, केरल में पंचायती राज मामलों की सुनवाई हेतु एक अलग न्यायाधिकरण है। तो ये केरल के पंचायती राज की एक अलग विशेषता है। पश्चिम बंगाल में जो है राजनीतिक दलों को भाग लेने की छूट दी गई है पंचायती राज के जो इलेक्शन होते हैं उसमें। ग्राम सभा को ग्राम संसद का रूप दिया गया है, पश्चिम बंगाल की विशेषता है। मध्य प्रदेश में क्या है कि किसी न किसी मंत्री को प्रत्येक जिले का प्रभारी बनाया गया है, जिससे वो उस जिले का विकास करे। तमिलनाडु क्या है, आरक्षण की चक्रानुक्रम व्यवस्था जो है वो 10 वर्ष में बदलती है। जैसे अन्य जगह 5 वर्ष में बदल जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आरक्षण की जो व्यवस्था है वो 10 वर्ष में बदलती है। आंध्र प्रदेश में क्या है, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण एकमात्र राज्य है, जो अल्पसंख्यक हैं उनको भी आरक्षण दिया गया है। अब बात करते हैं कि बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इतने राज्यों में महिलाओं को आरक्षण 50% है या उससे अधिक है। एक तिहाई देना तो जरूरी है, लेकिन उससे ऊपर जो है इतने राज्यों ने 50% या उससे ऊपर दे रखा है। अब बात करते हैं भुरिया समिति। भुरिया समिति का गठन क्यों हुआ, जो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज कैसे लागू किया जाए। जहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए, इसके लिए भुरिया समिति गठित की गई। उसी से संबंधित एक पेशा अधिनियम आया 1996 में, द प्रोविंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज, मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार। अनुसूचित क्षेत्रों में इसको विस्तार कैसे दिया जाए, तो विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाए जो अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों की संस्कृति के अनुरूप हो। मतलब पंचायती राज व्यवस्था लागू करने से उन क्षेत्रों में जहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र अधिक हो, अधिक बाहुल्य में पाया जाता हो, तो वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था से लागू करने से उनकी संस्कृति पे कोई फर्क ना पड़े। तो उस राज्य के विधानमंडल में ऐसा कोई कानून बनाया जाए, उससे संबंधित हो, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हो, लेकिन ऐसा कानून बनाया जाए जो उनकी संस्कृति को कोई प्रभाव ना डाले। तो ये पेशा अधिनियम 1996 में कहा गया है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नगर पालिकाएं या नगरीय स्वशासन संस्थाएं। तो पंचायती राज था, गाँव के लिए था। ये नगर पालिका या नगरीय स्वशासन संस्थाएं जो हैं,
ये शहर के लिए हैं। इसमें मैंने बताया नगर पंचायत, उससे बड़ा स्तर नगर पालिका, उससे बड़ा स्तर नगर निगम, त्रिस्तरीय होता है ये भी। संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से लागू हुआ। अनुच्छेद जो है 243 तैत से 243 यह 6 तक, 243 पी से 243 जेड जी, मतलब ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, दोनों हैं सेम ही। अनुसूची जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाग 9 का क्या जोड़ा गया, जबकि पंचायती राज में 9 जोड़ा गया था, इसमें 9 का क्या जोड़ा गया है। अब विषय जो है इसमें 18 प्रदान किए गए हैं, उसमें 29 विषय प्रदान किए गए थे। अब इनसे संबंधित अनुच्छेद हैं, देख लेते हैं। परिभाषाएं हैं 243 पी में, ये जो आप देख रहे हैं पी, इसके बाद जेड जी, इसका मतलब ये है कि पी से लेके हम जेड तक चले, पी से लेके जेड तक चले, उसके बाद यहाँ पे जेड से चल के जेड ए, जेड बी, जेड सी और अंत में जाके जेड जी तक है। तो ये 18 विषय प्रदान किए गए हैं। इसमें देख लेते हैं कि 243 क्यू से नगर पालिका को गठन, जैसे सेम जैसे पंचायतों का वैसे उसी प्रकार से ये है। इसमें कुछ अंतर है, जैसे कि नगर पालिकाओं को कितनी जनसंख्या पर गठित करना है, नगर पालिका की संरचना कैसे होगी, वहाँ पे वार्डों की संख्या कितनी होगी, उससे संबंधित है। तो 243 आर में नगर पालिका की संरचना, 243 एस में वार्ड समिति का गठन संरचना, मतलब जो एक वार्ड होते हैं जितने भी वार्ड होंगे। 243 टी में सीटों का आरक्षण, 243 यू में कार्यकाल और 243 बी में अयोग्यता, मतलब जो इलेक्शन लड़ेगा वो। तो ये सारे देख लेना, बिल्कुल सेम उस तरीके से इसमें भी दिए गए हैं जैसे पंचायतों में दिए गए थे। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो राज्य वित्तीय आयोग है और राज्य निर्वाचन आयोग है, ये दोनों पंचायतों का भी और नगर पंचायतों का भी, दोनों का चुनाव कराते हैं। तो ये दोनों के लिए एक ही हैं, मतलब राज्य वित्तीय आयोग दोनों के लिए एक है, लेकिन के जो है चुनाव आयोग का इसमें दिया हुआ है, देख लेते हैं। नगर पालिका का चुनाव, तो नगर पालिका का चुनाव जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग ही कराएगा। जो पंचायतों का चुनाव कराएगा वो इसका चुनाव कराएगा, और राज्य वित्तीय आयोग भी दोनों के लिए सेम है। तो ये हमारे पंचायती राज जो है उससे संबंधित एक कंप्लीट जीके वीडियो है। इससे अलग कुछ भी एग्जाम में नहीं आने के चांस है, मतलब जितने बहुत लगभग सारा इसमें कवर किया हुआ है। तो इसको आप देख सकते हैं। धन्यवाद।